सबको समेट रखा, बिखरने नहीं दिया। बचपन को मेरे आज तक मरने नहीं दिया। माथे पे चढ़ा रखा था, बनकर पिता आपने कलम को कभी हथेली से उतरने नहीं दिया। नमस्कार, केवी स्टूडियो के आज के विशेष कार्यक्रम स्टार्स ऑफ बेगूसराय में हमारे बीच युवाओं के प्रेरणा स्रोत, कई कवियों को अपने सानिध्य में पिरोकर मंचस्थ बनाने वाले, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त शिक्षक, बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत के कोने कोने, यहाँ तक नेपाल और अन्य देशों की यात्रा कर चुके बछवाड़ा निवासी महान साहित्यकार डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा त्यागी जी हैं। डॉक्टर साहब, आप एक सरकारी सेवा में थे, शिक्षक, ऐसे गरिमामयी पद पर, और इंग्लिश के आप प्राध्यापक थे, फिर भी हिंदी साहित्य के प्रति आपका लगाव कैसे आया? बहुत ही माकूल और मेरी जज्बातों से जुड़ा हुआ बड़ा ही ज्वलंत सवाल आपने खड़ा कर दिया। कबल मैं कुछ कहूँ, यहाँ आकर उतनी हमें असीम खुशी हो रही है, मेरा अंतर उतना ही झूम उठा है जैसे आकाश में उमड़ते घुमड़ते नाचते घुंघराले बादलों को देखकर मयूर उन्मादी हो पागल हो जाता है और मृग संगीत की लहरियों और थपेरों की दिशा की ओर दौड़ते दौड़ते अपना प्राणांत कर देता है। मैं अपने को यह सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस बेगूसराय की सांस्कृतिक उच्चता की धरती पर ये केवी स्टूडियो जीवन से संबंधित सारी विधाओं का ये संगम स्थल बन गया है और कला, विज्ञान, साहित्य की तो त्रिवेणी या प्रवाहित हो गई है। या केवी स्टूडियो निश्चित रूप से प्रदेश बिहार का तीर्थराज प्रयाग बन गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने प्रश्न किया था, आपका प्रश्न फिर उसे आप दोहरा दें। मेरा प्रश्न था कि आप हिंदी के प्राध्यापक थे और आपका हिंदी साहित्य के प्रति लगाव, जुड़ाव कैसे हुआ? इसके लिए आपको मैं बधाई करूं कि मेरी जो भाषाई और साहित्यिक यात्रा, आरंभिक फलक को आपने छू दिया है। सही फरमाया आपने। मैं आरंभ से और पीएचडी तक, शोध तक हमने आंग्ल भाषा पढ़ी और विद्यालयों में उसका अध्यापन भी किया। लेकिन हम जिस भारत के जिस क्षेत्र से आते हैं और वह बेगूसराय, जिस माटी को गंगा की समुज्ज्वल धार ने प्रक्षालित कर और उस साहित्य में एक ऐसा कमल खिला रखा है, उस धार में, गंगा की धार में, जिसकी वजह से यह बेगूसराय धरती साहित्यकारों की कर्म भूमि रही है। और मैं बड़ा ही गौरवान्वित होता हूँ
और सबको यह गौरव प्राप्त होता है कि जब हम अपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और इसी बेगूसराय की धरती में अनेक साहित्यिक प्रतिभाएं जागृत हुए, अवतरित हुए और उन्होंने हिंदी साहित्य आकाश में सूरज और चंद्र के रूप में वो चमकते हुए रोशन किया सारे हिंदुस्तान को और सारी दुनिया को। तो यह तो है, ये हमारी धरती है। हमारी धरती की जो अपनी साहित्यिक खुशबू है, ये हमें आलोड़ित कर लिया और हमारे अंदर जो है एक अनुराग पैदा कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है कि हर विधा में कि हमारे कोई न कोई प्रेरणा स्रोत होते हैं। अवश्य। साहित्य में आपके कोई प्रेरणा स्रोत? निश्चित रूप से। मैं 10वीं कक्षा का छात्र था और RKC चमरिया फुलबड़िया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक कवि सम्मेलन आयोजित था, जिसमें हमारे राष्ट्र कवि दिनकर और राष्ट्र कवि मैथिली चंद्र गुप्त भी थे। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं हमारे बेगूसराय की धरती के लिए कि आपने उन दोनों को समीप से देखा। और जब मैंने इस कार्यक्रम के बारे में जाना, ज्ञात हुआ, तो बड़ा ही प्रफुल्लित हुआ और मेरे अंतर मन में बहुत सारी कल्पनाएं बंधने लगी साहित्य के प्रति। और मैं खींचे खींचे आ गया कार्यक्रम स्थल पर। हमारे एक मित्र, अभी परम मित्र हैं, राजभाषा रेल पदाधिकारी द्वारका राय सुबोध, वह भी मेरे साथ थे, जिसकी चर्चा स्वतः संस्कृति के 4 अध्याय में भी हुई है कि नहीं। तो हमने जब सुना इन महाकवियों को, तो हमने देखा कि जीवन में दौलत या स्वर्ग जिसको कहते हैं, अगर इस जमीन पे उतर आए तो भी साहित्य के सामने जो है बड़ी फीका है, फीका हो जाता है कि नहीं। और इसलिए मैं उस ओर उन्मुख हुआ और देखा कि साहित्य में जीवन बोलता है। डॉक्टर साहब, साहित्य में जिसे वर्तमान दौर में देखा जाता है कि साहित्य को 2 वर्गों में पिरोया जा रहा है। एक साहित्य रचना जो है हमारी साहित्य, एक साहित्यिक रचना जो किताबी रचना के रूप में भी जाना जाता है, और एक मंच रचना। ये 2 रूप में हो रहे हैं। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, साहित्यिक जो आपने ये बताया कि उसकी 2 गतियां हैं जी। एक में एक मंचीय है और दूसरा जो है वह लेखन का है। जी। मंचीय जो है, मंचीय साहित्य का जो प्रसारण होता है या जो भी हमारे कवि शायर कुछ कहते हैं साहित्य के माध्यम से, जो जीवन को उकेरते हैं, जीवन दर्शन को प्रवाहित करते हैं, वो एक मार्ग है। लेकिन लेखन के माध्यम से जो साहित्य की रचना की जाती है, जो साहित्यिक कृतियों के रूप में हम लोगों के बीच रहती हैं, तो मेरा मानना है कि जो लेखन के माध्यम से साहित्य के
आंगन में जो सुंदर सुंदर विचारों के फूल पुष्पित किए जाते हैं और उनकी पंखुड़ियों से जो जीवन का सौंदर्य निखरता है और फिर जीवन के दर्शन का जो एक प्रवाह है, वह दर्शन, जीवन का वह दर्शन, वो जो साहित्य के माध्यम से आता है, जो विचारों के माध्यम से आता है, वह निश्चित रूप से वो मुक्तिकामी चेतना को लेकर के आता है। आपके शब्दों में यूँ कहें कि दिनकर जी ने कहा था, जो सत्ता जब लड़खड़ाती है कलम उसे संभालती है। तो समाज में या राजनीतिक हो, सामाजिक हो या साहित्यिक, जो भी कुरीतियाँ हो, उसे संभालने का काम हमारी कलम करती है साहित्यकारों के द्वारा, चाहे वो मंच से हो या किताब के माध्यम से हो। डॉक्टर साहब, आप साहित्य जगत में बेगूसराय के ही नहीं, बिहार के एक नामचीन शख्स हैं। आप साहित्य के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि कहाँ कहाँ की आपने यात्रा की। कमल, मैं यात्रा के संबंध में कहूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कुरेद दिया है, साहित्य वो सशक्त हथियार है जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्त जीवन की कुरीतियों के खिलाफ एक अमोघ अस्त्र है। वो कुरीतियों के खिलाफ लड़ता है। जो तमसरा वृत्त समाज है, जो सघन अंधकार है, वह एक रोशनी बनकर उसके सीने को चीरता है और समाज को परिष्कृत करता है, विमल करता है। मानवीय चिंतन को वो इतना स्वस्थ बनाता है, समुन्नत बनाता है। चूँकि साहित्य के माध्यम से ही जीवन हमारा समुन्नत होगा, स्वस्थ होगा, सुसंस्कृत होगा, संस्कार युक्त होगा। एक ऐसे समाज जहाँ पर कोई किसी प्रकार की जो है कुरीतियाँ नहीं होगी और वह एक इंसानी समाज होगा। और एक इंसानी समाज के सृजन में, एक विचारवान समाज के जीवन में जो जीने का आनंद है, वह स्वर्गिक आनंद से कम नहीं है। और मैं यात्रा की आपने जो बात की, तो मैं आपको बताऊं, वो आरकेसी चमरिया फुलबड़िया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रसाद में जो कवि सम्मेलन हुआ, उससे मैं अभिभूत हुआ और साहित्य के प्रति अनुराग जगा। मैंने लेखन की ओर अपने को खींच लाया, एक झुकाव पैदा हुआ और तब से मैंने कुछ न कुछ, चाहे वो साहित्य की कोई भी विधा हो, चाहे वो गद्य की विधा हो, पद की विधा हो, हमने लिखने का प्रयास किया। और एक मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, वह यह है कि समाजवादी महान चिंतक, विचारक, राजनीतिक चेता डॉक्टर लोहिया जब हमारे यहाँ बछवाड़ा के रेलवे मैदान में एक राजनीतिक सभा को लेकर के आए, तो उसमें मैं सम्मिलित था और उनके संस्कार और व्यक्तित्व से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और हमारे अंदर जो कवि पल रहा था, वह पहली बार वह मुखरित हुआ। उसी मंच से मैंने उसी मंच से अपनी पहली कविता पढ़ी। मुझे यथा स्मरण है, डॉक्टर लोहिया ने मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने मुझे हिंदी का एक शब्दकोश पुरस्कार स्वरूप भेंट किया। और संभावना भी ऐसी है कि उसी कार्यक्रम के बाद उस मैदान का नाम भी लोहिया के नाम से कर दिया गया था। जी सर, सही कहा आपने। जी।
तो बिहार के अतिरिक्त आप कहाँ कहाँ की यात्रा की है, आप हमारे देखिए, दर्शकों को बताएं। मैं बिहार के अतिरिक्त असम गया, जी, उत्तर प्रदेश गया, बलिया गया, उसके बाद मैं कलकत्ता गया, उसके बाद उड़ीसा गया, और उड़ीसा के बाद हम एक बार ऐसा मौका मिला हमको कि हमें भोपाल की यात्रा करनी पड़ी। भोपाल की यात्रा करनी। ये तो हमारे देश के हाँ, अंदर की आपकी हाँ, यात्रा हाँ, रही। यात्रा, हाँ। विदेश में भी आपने? विदेश में पड़ोस राष्ट्र जो है नेपाल, जी, नेपाल में कई जगह मुझे साहित्यिक कार्यक्रमों में शिरकत करने का अवसर मिला, और काठमांडू से लेकर विराटनगर, जनकपुर, सिरहा जिला है वहाँ पर, और एक बुटबॉल, जी, इन तमाम जगहों में मैं अपने को शिरकत किया और मुझे सम्मानित किया गया। और फिर मैं नेपाल सरकार के माध्यम से ही मुझे मलेशिया जाने का मौका मिल गया, नेपाल सरकार के तरफ से। चूँकि वहाँ पर जो है मेरे साले वहाँ पर सांसद हैं। अच्छा। और चूँकि वहाँ पर मेरे जीवन यात्रा में एक और घटना है कि मैं नेपाल के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक प्राचार्य के रूप में भी कुछ दिन काम किया, शुरुआती दौर में। और इसलिए एक लगाव रहा, वहाँ के हमारे बहुत विद्यार्थी जो है वो समझिए राजनीतिक ऊंचाई पर रहे, उनका बस एक संबंध मिला, और अपने रिश्तेदार थे हमारे, उनका संबंध मिला, यह मौका हमको मिल गया। चूँकि मलेशिया के लोग भी 7 देशों के लोग आए थे, जिसमें भारत को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अकेले। चलिए, ये हमारे बेगूसराय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। डॉक्टर साहब, आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है, कुछ के नाम हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए बताएं। तो मैं बताऊं, अगर काव्य रचना का जहाँ तक सवाल है तो काव्य गुच्छ से मैं शुरू करता हूँ। तो काव्य गुच्छ है, काव्यांजलि है, पद पल्लव है, और उसी काव्य लेखन में एक विधा जो सशक्त विधा है और आज के लिए बहुत पसंदीदा है वह है गजल, है कि नहीं? तो गजल पर भी पता पूछ लेंगे, हमारी अद्यतन पुस्तक आई। अगर 1-2 शेर हो जाए उस किताब के उस गजल का आपके मुखारविंद से। किसी ने तोड़ ली नाजुक कली, किसी ने तोड़ ली नाजुक कली, सुबह सुबह उसे कौन सी सजा दोगे वो जनाब तो पूछो। बहुत खूब, बहुत खूब। लूट ली दौलते वतन के रहनुमाओं ने, लूट ली दौलते वतन के रहनुमाओं ने, झेलते जिल्लते जिंदगी ओ जनाब तो पूछो। आप तो साहित्य के भाषा में एक प्रेरणाप्रद 2 शेर के माध्यम से ही बहुत कुछ कह दिए। डॉक्टर साहब, वर्तमान दौर युवाओं का है, सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि 65% आबादी युवाओं की है वर्तमान में, और युवा अभी देख रहे हैं कि साहित्य के प्रति भी बहुत अधिक समर्पित हो रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं, चूँकि युवा ऊर्जा जो है वो राष्ट्र की बहुत बड़ी संपदा होती है। जवानियाँ अगर साहित्य की ओर मुड़ रही हैं, साहित्य के प्रति उनके अंदर अनुराग पैदा ले रहा है, तो समाज और राष्ट्र के लिए एक बेहतर जो है। एक प्रश्न बीच में आ गया कि अक्सर देखा जाता है कि युवा साहित्य की रचना तो कर रहे हैं, अब वो दिग्भ्रमित हैं या वो सीखना नहीं चाहते हैं कि साहित्य का जो जड़ है, मूल है, उसे वो भटक जाते हैं।
अगर उन्हें सलाह दी जाती है कि आप डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा त्यागी जी के यहाँ जाओ, आप डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक जी के यहाँ जाओ, आप अशांत भोला जी के यहाँ जाओ, प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा जी के यहाँ जाओ, जो साहित्य को वर्षों से सेवा दे रहे हैं और वो जाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे युवा के लिए आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए, युवा साहित्यकारों, कवियों के लिए मेरा संदेश होगा कि साहित्य की आत्मा मंगल कामी होती है, जिसमें सम भाव और मंगल कामना हो, वही साहित्य है। अगर वो साहित्य की ओर प्रवृत्त हैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन साहित्य तो अगर ये दो बातें हैं जिनके अंदर समभाव है और ये मंगल कामना है। समभाव का मतलब होता है कि सबों के प्रति समता की भावना, हाँ, समता की भावना, हाँ, सबको मिलाकर, है कि नहीं, सबको मिलाकर, और सब में अगर मंगल की कामना हो, शिव की कामना हो, कल्याण की कामना हो। लेकिन उन लोगों की एक शिकायत है, चूँकि मैं भी आपके सानिध्य में रहकर कई मंचों पर गया और कविता पाठ करता हूँ, तो उस कवि के पद से अलग होकर मैं एज ए एंकर के रूप में मैं प्रश्न रख रहा हूँ। अच्छा कि युवा कवियों की एक शिकायत होती है कि हमारे जो अभिभावक कवि हैं, वयस्क कवि हैं, हमें मंच नहीं देते हैं, ये शिकायत है। और कहीं कहीं बेगूसराय की धरती पर इसे देखा भी गया है कि युवा कवि आपके सानिध्य में अगर मंच पर कविता पाठ करते हैं, त्रुटियां होगी, त्रुटियां होगी उनसे, चूँकि वो युवा हैं, अनुभवहीन हैं, और उनके हाथ से माइक भी छीन लिया गया है। कभी ऐसा भी घटना घटी है? नहीं तो हतोत्साहित करने, कोई प्रतिभा अगर प्रस्फुटन के लिए बेताब है, एक छटपटाहट है उसके अंदर साहित्य रचना के लिए, तो वो इस तरह नाजुक कली को कुत्सित प्रयासों द्वारा कुचल देना एक साहित्य के साथ भी मैं साजिश मानता हूँ। तो इसी स्तर पर उनका प्रश्न आ जाता है कि युवा कवि जो हैं एक पटाक्षेप करते हैं, आरोप लगा देते हैं हमारे वरिष्ठ कवियों पर। जो वरिष्ठ कवियों को ये लगता है कि ये युवा कवि आगे बढ़ेंगे तो मेरे कुर्सी के लिए कहीं खतरा है। देखिए राणा साहब, आपने यह एक मनोवैज्ञानिक बात कही, लेकिन वो युवा हैं, उनकी अनुभवहीनता कहा जाए। हाँ, लेकिन वो जहाँ खड़े हैं वो डगर अभी उतनी सुदृढ़ता को प्राप्त नहीं है। उनके अंदर ये होना चाहिए कि हमारे अभिभावक हैं, उन्हें धैर्य रखना चाहिए, साधना करनी चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए, अपने को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए, एक स्तर तक ले जाने के लिए जहां साहित्य की अस्त्रीयता होती है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि वो युवा जिनको ऐसा लगता हो, अपने आप को उन अभिभावक कवियों के बीच जाकर परिपक्व बना लें कि वो अभिभावक कवि उन्हें खुद मंच देने के लिए बुलाने लगे। हाँ, यही मैंने कहा। आपके कहने का तात्पर्य ये है। उन्हें साधना करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए, फिर उन्हें ऊंचे से ऊंचे मंच मिलेंगे और जो हमारे वरिष्ठ और मजे हुए साहित्यकार हैं उनका सामीप्य और सानिध्य भी प्राप्त बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संकोच के, हीन भावना से उन्हें ग्रसित नहीं होना चाहिए। उनके अंदर एक उत्साह है, एक उमंग है कि नहीं, वो उसको कायम रखते हुए। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी बात बताई, कभी कभी यह होता है कि कोई भी प्रयास हमारा मूल धारा से कट जाता है। हमारी जहाँ मंजिल है
हम उस ओर हमको जाना चाहिए। और अंग्रेजी का एक शब्द है डेविएशन, यानी भटकाव। तो हम अपने विचार और चिंतन में एक भटकाव की जो स्थिति युवाओं में आ जाती है कि नहीं, यह बड़ा खतरनाक है। वो जहाँ जाना चाहते हैं, जिस मुकाम को छूना चाहते हैं, रास्ते से ही अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं। और उसी तरह से बात बुरा नहीं मानेंगे, जैसे गंगा की धारा बहती है और बह करके एक अगर उसका स्रोत जो है, एक प्रवाह अगर वो भटक गया और उसमें फिर प्रवाह नहीं है तो मरगंग हो जाता है। तो उस खतरे से उसे बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मात्र आपसे हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे कि बेगूसराय में 2 साल पूर्व साहित्य की एक संस्था आई है, राष्ट्रीय कवि संगम, जिसके आप सम्मानित मार्गदर्शक भी हैं। उस संस्था के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये एक दृष्टि, जिसको आप दृष्टिकोण कहते हैं, जी, वो कई दृष्टिकोणों से देखने के बाद एक बात जरूर है कि ये साहित्य राष्ट्रीय संगम जो है, कवि संगम जो है जी, यह एक मंच कहीं से आया हो, एक साहित्यिक मंच है कि नहीं। और साहित्यिक मंच वो अपने माध्यम से साहित्यिक गतिविधियों द्वारा वो मंच का एक प्रयास सराहनीय है कि वह भारत के कोने कोने में, नगर से ज़्यादा जहाँ हिंदुस्तान की आत्मा बसी हुई है, गांव और कस्बों में, झाड़ियों में, वह साहित्यिक प्रतिभाओं को वो छानता है जी। उस मंच पर ला करके उसे मांझ करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा तराशता है। और वह चाहता है कि हम दिनकर जैसे प्रतिभावान साहित्यकार, राष्ट्र कवि के रूप में हम एक ऐसी कतार खड़ा कर दें जो भारत में एक साहित्यिक ऐसी समृद्धि आ जाए और उस समृद्धि से हम पूरे राष्ट्र को हम एक ऊंचाई दे सकें, एक पहचान दे सकें। अंतिम प्रश्न डॉक्टर साहब है आपसे कि अगर अब तो आप अवकाश प्राप्त हैं, उम्र के अंतिम पायदान पर हैं, लेकिन बेगूसराय ही नहीं, आपके पड़ोसी जिला समस्तीपुर भी, जो कि एक आप पर अधिकार भी जमाता है कि बेगूसराय के नहीं समस्तीपुर के साहित्यकार हैं, ऐसा वहाँ के साहित्यकारों के द्वारा आपके सम्मान में कहा जाता है। अगर युवा कवि, बाल कवि आपके सानिध्य में कुछ सीखना चाहे तो उसके लिए समय आपके द्वारा। राधा साहब, यह तो मेरा दायित्व है कि हमारे चमन में अधिक से अधिक साहित्यिक फूल के पौधे लग सकें, पुष्पित हों और उनके रंग तरह तरह के हों और उनकी पंखुड़ियों में गंध भी गजब की हो। हम इसकी कल्पना करते हैं। जितना हमारा साहित्यिक चमन जितना पुष्पित होगा, सुरभित होगा, उतना भी हमारा ये भारतीय समाज, हमारा राष्ट्र और पूरी मानवता, सभ्य और शालीन, पूरी मानवता। सवाल यह है कि साहित्य में सबसे बड़ी बात है कि साहित्य विचारों का एक केंद्र है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है, कवि कर्म का यह दायित्व होता है कि साहित्य जो है वो और विचार के बीच साहित्य
और विचार के बीच, याद रखिएगा, साहित्य और विचार के बीच अवस्थित संवेदना है। जी। और किसी भी कीमत पर किसी कवि और साहित्यकार को, वह बाल कवि और प्रौढ़ कवि हों, बाल साहित्यकार हों या प्रौढ़ साहित्यकार हों, सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि दोनों के बीच समावेश होना चाहिए। साहित्य और विचारों का मेल। विचारों के बीच, साहित्य और विचारों के बीच अवस्थित जो संवेदना है वह आक्रांत नहीं हो, उस पर हमला नहीं हो, बल्कि संवेदना की उंगली पकड़ करके, संवेदना की उंगली पकड़ करके ही हम साहित्य को संभाल सकते हैं, साहित्य की सेवा कर सकते हैं। हम काव्य को निकष तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपके भी स्टूडियो बेगूसराय आए, आपको कैसा लगा? आते ही मेरे मानस पर तरह तरह की जो है भावनाएं जो हैं हिलोरें लेने लगी। कुछ देर बैठा, झांका, देखा, और कुछ लोगों की अंतर्वीक्षा भी मैंने सुनी। तो हमने सुना ये केबी स्टूडियो सचमुच में हमारे बेगूसराय की धरती पर एक अनमोल रत्न के रूप में स्थित हो गया है। चूंकि इसके माध्यम से हम बेगूसराय की जो वैचारिक संपदा है, कलात्मक या वैज्ञानिक संपदा है, उसको हम उकेरते हैं सारी दुनिया में, जिसे लोग नहीं जान रहा है, जिसे जहां उसे एक मंच देते हैं, एक मंच दे करके और सारी दुनिया में हम उकेर देते हैं। तो न केवल हमारी बेगूसराय की धरती की प्रतिभाओं कि यह एक बहुत बड़ी संपदा है जहां सजोया जाता है और उसे उकेरा जाता है इसके माध्यम से। डॉक्टर साहब, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा साहब। हमें तो गिरकर संभलने की आदत, हमें तो गिर कर संभलने की आदत है। हो तुम्हें तो गिराने की सदा जिद होती है। हम गमों के आग से खेलते हैं, हम गमों के आग से खेलते हैं। तुझे हमारे दर्द में भी खुशी होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, स्टार ऑफ बेगूसराय। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए फॉलो करें फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार। लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेगूसराय के प्रतिभाशाली, लोकप्रिय, समाज सेवी, खेल प्रेमी, कला तथा प्रत्येक क्षेत्र के सफल व्यक्ति का साक्षात्कार देखने के लिए आप फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय लाइक, कमेंट एंड शेयर।